एवरीवन, मैं डॉक्टर पूजा माहेश्वरी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ कैम कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में। लास्ट वीडियोस में हमने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के बारे में स्टडी की थी। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट इफेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में ऑपरेट होता है, दैट इज स्टेरिक इफेक्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेरिक इफेक्ट का मतलब क्या है। इसकी डेफिनेशन को समझते हैं एक एग्जांपल के साथ में। यहाँ देखिए, मैंने टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल लिया है। स्टेरिक वर्ड का मतलब होता है स्पेशियल अरेंजमेंट। किसी भी मॉलिक्यूल में जो एटम्स प्रेजेंट है उनका स्पेशल अरेंजमेंट स्टेरिक कहलाता है। तो ये स्टेरिक इफेक्ट क्या होगा अगर मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स का अरेंजमेंट इस तरह से हो कि बल्कि ग्रुप एक दूसरे के पास में हो, जिससे स्पेशियल क्राउडिंग होती है। तो इस इंटरेक्शन को यहाँ पर ये एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन पेयर को रिपेल करेंगे। ये जो इंटरेक्शन होती है इसे ही कहा जाता है स्टेरिक इफेक्ट। तो क्या मतलब हुआ स्टेरिक इफेक्ट का? द स्पेशियल इंटरेक्शन ड्यू टू स्पेशियल क्राउडिंग ऑफ बल्की ग्रुप्स इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज स्टेरिक इफेक्ट। यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल के अंदर ये बल्की ग्रुप है, जिसकी वजह से यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस देखने को मिलेगा। इसे कहते हैं स्टेरिक इफेक्ट। अगर हम बात करें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो स्टेरिक इफेक्ट को सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट भी कहा जाता है। सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट का क्या मतलब है? ये कब होगा? ये किसकी वजह से आ रहा है? यहाँ पर मिथाइल ग्रुप की वजह से। मिथाइल क्या है इसके अंदर? मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की वजह से ये इफेक्ट देखने को मिलता है, इसलिए इसे कहा जाता है सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। दूसरा, इसे कहते हैं नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन। देखिए यहाँ पर ये जो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है। यहाँ पर इनके बीच में बॉन्ड नहीं है, लेकिन फिर भी ये इंटरेक्शन शो कर रहे हैं। यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस हो रही है इनके पास में होने की वजह से, इसलिए इन्हें कहा जाता है नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शंस। थर्ड, ये किसी भी मॉलिक्यूल की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी को अफेक्ट करता है। स्टेरिक इफेक्ट की वजह से मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, स्टेरिक हिंड्रेंस उसमें होती है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है और रिएक्टिविटी पर भी ये अफेक्ट करता है। अब ये किस तरह से अफेक्ट करता है, इन पॉइंट्स को हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी एप्लीकेशन पार्ट की अगर बात करें, तो देखिए क्या मतलब है इसकी एप्लीकेशन। फर्स्ट अपन बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ स्टेरिक इफेक्ट। इसमें हम सबसे पहली एप्लीकेशन पढ़ेंगे, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ आइसोमर्स हम इसे कह सकते हैं। यहां हम स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए एक एग्जांपल के साथ में हम पढ़ेंगे। यहां एग्जांपल मैं ले रही हूं ब्यूट 2इन का। ब्यूट 2इन का एग्जांपल मैं लेती हूं यहां पर, ठीक है। ब्यूट 2इन क्या हो गया? हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की अगर बात करें ब्यूट 2इन के, तो क्या हो जाएगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स सिस और ट्रांसफॉर्म होती है। ये देखिए, ये क्या हो गया इसका? सिस ब्यूट 2इन। अगर मैं इसकी ट्रांसफॉर्म बनाऊं, इसको क्या लिख सकते हैं अपन? सिस ब्यूट 2इन। इसकी ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी इसकी ट्रांसफॉर्म। ट्रांस का मतलब सेम ग्रुप जब अपोजिट साइड में होते हैं वो कहलाती है ट्रांसफॉर्म। तो यहां देखिए, अगर मैं मिथाइल ग्रुप की बात कर रही हूं, ट्रांसफॉर्म के अंदर ये जो मिथाइल ग्रुप है ये अपोजिट साइड में है, जबकि सिस फॉर्म के अंदर मिथाइल ग्रुप है वो सेम साइड में है।
तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए इन दोनों मॉलिक्यूल में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, तो कौन सा स्टेबल होगा? देखिए सिस फॉर्म के अंदर दो मिथाइल ग्रुप, मतलब दो बल्कि ग्रुप एक ही साइड में प्रेजेंट है। ये एक साइड में प्रेजेंट है, इस वजह से ये एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल करेंगे। इनमें स्टेरिक हिंड्रेंस देखने को मिलेगी, इस वजह से सिस फॉर्म लेस स्टेबल होती है। जबकि ट्रांस फॉर्म में दोनों मिथाइल ग्रुप अपोजिट साइड में है, इस वजह से ये ज्यादा स्टेबल होगी। तो यहां पर अगर आपसे पूछे कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी, तो सिस और ट्रांस में आप बता के आएंगे ड्यू टू स्टेरिक इफेक्ट सिस फॉर्म की स्टेबिलिटी कम हो जाती है, वहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस देखने को मिलता है, इसलिए ट्रांस फॉर्म जो है दो मिथाइल ग्रुप जस्ट अपोजिट साइड में है, इस वजह से ये ज्यादा स्टेबल होगी। इस तरीके से हमें समझा के आना है। अगर मान लीजिए आपको दूसरा एग्जांपल दे दिया जाए, दैट इज 3 मिथाइल पेंटटूइन। एक और एग्जांपल की अगर हम बात करें, दैट इज 3 मिथाइल पेंटटूइन। ये एग्जांपल मान लीजिए आपको दे दिया। 3 मिथाइल पेंटटूइन का क्या मतलब है? यहां पर देखिए, इसी में मैं चेंज अगर कर दूं, सिस फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, यहां पर C2H5, ठीक है, ये सिस फॉर्म होगी। क्या हो गया अपना 3 मिथाइल, देखिए 1 2 3, थर्ड पोजीशन में मिथाइल ग्रुप है, यहां सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड है और अपने पास में 1 मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, तो ये हो गया 3 मिथाइल पेंटटूइन का सिस आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। और अगर हम ट्रांस की बात करेंगे तो ट्रांस फॉर्म क्या हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा अपना C2H5, ये हो जाएगी इसकी ट्रांस फॉर्म। अब देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, अभी हमने बताया था कि भैया जो सिस फॉर्म होती है वो स्टेबल कम होती है ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। लेकिन अगर आप 3 मिथाइल पेंटटूइन की ट्रांस फॉर्म देखेंगे, तो ट्रांस फॉर्म के अंदर एक तरफ है मिथाइल ग्रुप और एक तरफ है इथाइल ग्रुप, है ना। ये मिथाइल तो दोनों हो गए अपोजिट साइड में, लेकिन मिथाइल और इथाइल एक दूसरे के पास में है स्पेस के अंदर, और हमें पता है इथाइल का बल्कीनेस जो होता है वो मिथाइल से और ज्यादा होगा। इसका मतलब अगर इसमें अपन बात करें 3 मिथाइल पेंटटूइन के अंदर, तो ट्रांस फॉर्म कम स्टेबल होगी ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ बोथ दीज ग्रुप्स। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये मिथाइल और इथाइल ये इंटरेक्शन करेंगे, ये रिपेल करेंगे एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, और जिस वजह से इसकी स्टेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, इट विल बी लेस स्टेबल, अपोजिट हो जाएगा। क्या हो गया यहाँ पर, जो ट्रांसफॉर्म है वो कम स्टेबल हो गई। वापस समझ लीजिए क्यों होगी। यहाँ देखिए दोनों मिथाइल ग्रुप सेम साइड में सिस फॉर्म के अंदर, लेकिन जैसे ट्रांस में मिथाइल ग्रुप अपोजिट साइड में गए, तो यहाँ पर इथाइल ग्रुप जो है वो मिथाइल के पास में आ गया स्पेस के अंदर, और इनकी इंटरेक्शन होगी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ये रिपेल करेंगे, जिस वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ये मतलब है इसका। स्टेबिलिटी को हम और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एक और एग्जांपल अगर हम देखें तो देखिए, अपन बात करते हैं ब्यूटेन के कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स की। ब्यूटेन जो है उनका कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स अगर हम बनाए, ठीक है, तो कॉन्फॉर्मेशन आइसोमर्स क्या होते हैं, जब ब्यूटेन को C सिंगल बॉन्ड के सापेक्ष रोटेट किया जाता है, तो रोटेट होने की वजह से वहां पर डिफरेंट आइसोमर्स में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, इंटर कन्वर्जन होता है, और इंटर कन्वर्जन होने की वजह से कॉन्फॉर्मेशन आइसोमर्स हमें मिलते हैं ब्यूटेन के। ब्यूटेन के टोटल 4 कॉन्फॉर्मेशन आइसोमर्स होते हैं, है ना। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम अगर केस थर्ड की बात करें स्टेबिलिटी के अंदर, तो देखिए केस थर्ड क्या है, हम बात कर रहे हैं ब्यूटेन। ब्यूटेन का न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला मैं यहां बना रही हूं, ये CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये जो कार्बन है इसके जस्ट पीछे एक और कार्बन होगा, और उस कार्बन पर भी ये 3 ग्रुप प्रेजेंट हैं, ठीक है।
तो हम क्या बात कर रहे हैं, अगर इनका रोटेशन किया जाए तो ये देखिए, जब दोनों CH3 ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट हैं, 180 डिग्री एंगल पर है, तो इसे कहा जाता है एंटी स्टैगर्ड फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है? एंटी स्टैगर्ड फॉर्म। ठीक है, ये एंटी स्टैगर्ड फॉर्म है। और अगर मैं इस मिथाइल ग्रुप को रोटेट करूं, ये जो कार्बन है CC सिंगल बॉन्ड के सापेक्ष इसको रोटेट करेंगे, रोटेट करने पर क्या होगा, एक बार ये CH3 ग्रुप यहां आएगा, एक्लिप्स फॉर्म मिलेगी। अगेन रोटेट करेंगे, ये CH3 ग्रुप यहां आएगा, गॉश फॉर्म मिलेगी। और एक बार और रोटेट करने पर ये CH3 ग्रुप जो है इस CH3 के जस्ट पीछे की साइड में आ जाएगा। मतलब कैसे स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये तो अपना जो अपर कार्बन हमें दिखाई दे रहा है, CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये क्या हो जाएगा, यहां पर एक और CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, ये एक हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन। तो ये देखिए, ये क्या कहलाती है, फुली एक्लिप्स्ड फॉर्म। इसे क्या कहते हैं, फुली एक्लिप्स्ड फॉर्म। अब आपसे पूछा जाए कि ब्यूटेन के कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स में, क्या एग्जांपल लिया है हमने, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। तो आपसे ये पूछा जाए कि इन दोनों में से कौन स्टेबल होगा, तो हम क्या बताएंगे, दिख रहा है हमें यहाँ पर दो मिथाइल ग्रुप जस्ट अपोजिट है, इसका मतलब स्पेस में वो बहुत दूर दूर है। लेकिन फुली एक्लिप्स्ड फॉर्म में ये दो मिथाइल ग्रुप जो है एक दूसरे के पास में है स्पेस में, जिससे इनमें स्पेशल क्राउडिंग हो रही है, बल्कि ग्रुप के पास होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम होती है। तो ब्यूटेन की कॉन्फॉर्मेशन आइसोमर में सबसे लीस्ट स्टेबल कौन सा होगा, फुली एक्लिप्स्ड फॉर्म। जबकि ये एंटी स्टैगर्ड, जहां दो मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के जस्ट अपोजिट प्रेजेंट है, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसको अपन क्या कह सकते हैं, इट इज लीस्ट स्टेबल। ये क्या हो गया, इट इज लीस्ट स्टेबल। तो इस तरीके से हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की या आइसोमर्स की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेरिक इफेक्ट। ठीक है, ये तो अपना हुआ फर्स्ट पॉइंट कि हम स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। अब सेकंड देखिए, अगर हम बात करें, सेकंड एग्जांपल अगर हम ले कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, मतलब बेसिसिटी को कैसे अफेक्ट करता है स्टेरिक इफेक्ट। तो मैं एग्जांपल ले रही हूं यहां पर अमीन का। किसका एग्जांपल मैं ले रही हूं यहां पर, हम बात कर रहे हैं सेकंड टाइप है ये अपना। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया अपना स्टेबिलिटी का। अब अपन बात कर रहे हैं सेकंड, दैट इज बेसिसिटी ऑफ अमीन्स। देखिए अमीन्स क्या है, अपन बात करेंगे 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन की। ठीक है, तो यहां पर देखिए अगर मैं बात करूं 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन की, तो ये CH3 नाइट्रोजन, अमोनिया के जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो गए मिथाइल ग्रुप से, ये क्या हो गया 3 डिग्री अमीन। ठीक है, यहां पर 2 डिग्री अमीन, दो मिथाइल ग्रुप रिप्लेस हुए हैं, दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं तो बनेगा 2 डिग्री अमीन। और अगर केवल एक मिथाइल ग्रुप रिप्लेस करेगा तो ये हो जाएगा 1 डिग्री अमीन। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि इन तीनों को बेसिसिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, है ना, कि सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी, उसके बाद और सबसे कम स्टेबिलिटी या बेसिसिटी। तो देखिए बेसिसिटी हमें पता है किसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी, बेस क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करें। इलेक्ट्रॉन पेयर कौन डोनेट करेगा, जिसके पास में खुद के पास में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, वही तो डोनेट करेगा। तो यहां पर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उस पर लोन पेयर है। अब जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जुड़ा हुआ है, अगर वो इस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बढ़ा दे तो उसकी बेसिसिटी ज्यादा होनी चाहिए।
और हमें पता है लास्ट इफेक्ट्स में हमने पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट होता है मिथाइल ग्रुप का, और हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह वर्क करते हैं। तो यहां पर क्या होगा, जितने ज्यादा मिथाइल ग्रुप होंगे उतना वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे नाइट्रोजन को, और उतना ही नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ेगा। 1 डिग्री में 1 मिथाइल ग्रुप है, 2 डिग्री में 2 मिथाइल ग्रुप है, और 3 डिग्री में 3 मिथाइल ग्रुप। तो इसका मतलब ये तीनों मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट करेंगे नाइट्रोजन को, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से 3 डिग्री अमीन की बेसिसिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ये देखिए, अपन समझते हैं इस बात को। ड्यू टू द स्टेरिक इफेक्ट। क्या मतलब है इसका? स्टेरिक इफेक्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पर जो 3 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ये 3 मिथाइल ग्रुप क्या करेंगे, बल्कीनेस की वजह से, ये तीनों क्या है, बल्की मिथाइल ग्रुप है। बल्की मिथाइल ग्रुप होने की वजह से यहाँ पर क्राउडिंग हो जाती है, और क्राउडिंग होने की वजह से जो H+ आयन है, जो आने वाला प्रोटॉन है, वो नाइट्रोजन के पास नहीं पहुंच पाता है। तो इस वजह से 3 डिग्री मिथाइल की बेसिसिटी है वो सबसे कम होती है। यानी यहाँ पर अगर मैं सीक्वेंस लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, 3 डिग्री मिथाइल ग्रुप की बेसिसिटी 1 डिग्री से भी कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? यहाँ पर देखिए, ये अपना क्या है, ये CH3 ग्रुप है, 3 CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं नाइट्रोजन के साथ में। ये CH3 ग्रुप, ये CH3 और यहाँ पर CH3, ये तीनों क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन तो अपने डोनेट कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ में ये एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन पेयर को रिपेल कर रहे हैं, जिस वजह से आने वाला प्रोटॉन इस तक नहीं पहुंच पाता है और इसकी बेसिसिटी कम हो जाती है। दूसरा फैक्टर जो इसमें वर्क करता है वो है, हमें पता है बेस कौन सा स्टेबल होता है, बेस की बेसिसिटी किसकी ज्यादा होती है, जिसका कॉन्जुगेट एसिड स्टेबल हो। तो यहाँ पर अगर कॉन्जुगेट एसिड बनेगा, देखिए यहाँ पर मान लीजिए इसने H+ आयन ले लिया, H+ आयन लेने के बाद में ये कॉन्जुगेट एसिड बन गया 3 डिग्री अमीन का। ये जो कॉन्जुगेट एसिड बना है, अगर इसका सॉल्वेशन करवाया जाए, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल से ये जब रिएक्शन करेगा तो इसका सॉल्वेशन भी इन मिथाइल ग्रुप की वजह से इजीली नहीं हो पाता है, और इसी वजह से इसकी बेसिसिटी सबसे कम होती है। तो ये 2 फैक्टर हैं जिसकी वजह से 3 डिग्री अमीन की बेसिसिटी 1 डिग्री से भी कम हो जाती है। अगर आपको सीक्वेंस पूछ ले तो आप क्या लिखोगे, 2 डिग्री की सबसे ज्यादा बेसिसिटी होती है, देन 1 डिग्री और देन 3 डिग्री। रीजन क्या है वो आपको एक्सप्लेन करके आना है, ड्यू टू द स्टेरिक इफेक्ट। और जो कॉन्जुगेट एसिड बना है उसका सॉल्वेशन इजीली नहीं हो पाता, उसका रीजन क्या है, स्टेरिक इफेक्ट। इन दोनों वजह से बेसिसिटी कम हो जाती है। तो ये अपना सेकेंड फैक्टर हुआ कि ये प्रॉपर्टीज को, मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज को अफेक्ट कर रहा है स्टेरिक इफेक्ट। थर्ड अपन पढ़ते हैं कि ये रिएक्टिविटी को भी अफेक्ट करता है ना। ये रिएक्टिविटी को कैसे अफेक्ट करता है मॉलिक्यूल की, वो अपन अगर बात करें तो एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। एस्टरिफिकेशन ऑफ एसिड, एसिड का अगर हम एस्टरिफिकेशन करवाएं तो हमारा देखिए थर्ड पॉइंट क्या हो गया, रिएक्टिविटी। हम क्या बात कर रहे हैं कि स्टेरिक इफेक्ट की एप्लीकेशंस अपन पढ़ रहे हैं, ये रिएक्टिविटी को कैसे अफेक्ट करता है मॉलिक्यूल की। इसके अंदर हम एग्जांपल लेंगे एस्टरिफिकेशन रिएक्शन का। तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने लिया है बेंजोइक एसिड। अगर इस बेंजोइक एसिड की रिएक्शन एथेनॉल से करवाई जाए, ठीक है, ये अपना क्या है, बेंजोइक एसिड। इसकी रिएक्शन अगर मैं करवाऊं एथेनॉल के साथ में तो क्या होगा, यहां पर हमें पता है एथेनॉल, अल्कोहल और एसिड की रिएक्शन से एस्टर फॉर्मेशन होता है। एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन होती है और यहां पर क्या बन जाएगा, ये अपना ये रिएक्शन होगी यहां पर COO C2H5, वाटर मॉलिक्यूल यहां बाहर निकलेगा।
क्या फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे? इथाइल बेंजोएट का फॉर्मेशन होता है। ये एस्टर बना है यहाँ पे, इसका क्या नेम है? इथाइल बेंजोएट। तो इसके अंदर क्या मतलब है इसका? यहाँ पर बेंजोइक एसिड के अंदर कोई भी स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, कोई बल्कि ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। इस वजह से इसका एस्टरिफिकेशन, ये जो रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन आसानी से हो जाएगी। जबकि अगर मान लीजिए इसी की जगह एक दूसरा एग्जाम्पल आपको ले लिया, यहां तो रिएक्शन हो रही है, ये समझिए यहां पे रिएक्शन हो रही है। अगर मान लीजिए मैंने ये एग्जाम्पल ले लिया, चेंज कर दे, यहां पर ये मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है इसके अंदर, यहां सेकेंड पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे और सिक्स पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो ये क्या हो गया? इसका नाम क्या हो जाएगा? 2,4,6 ट्राइमिथाइल बेंजोइक एसिड। क्या नेम हो गया इसका? 2,4,6 ट्राइमिथाइल बेंजोइक एसिड। तो इसकी जब रिएक्शन एथेनॉल से करवाएंगे तो देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है, यहां पर स्टेरिक इफेक्ट वर्क करता है। स्टेरिक इफेक्ट वर्क करने की वजह से ये जो CH3 ग्रुप है ये एथेनॉल को रिएक्टिव साइट तक पहुंचने ही नहीं देते। ये जो अपनी रिएक्टिव साइट है यहां तक पहुंचने ही नहीं देते, इस वजह से इसमें कोई रिएक्शन नहीं होती है, एस्टरिफिकेशन इसका नहीं हो पाता है। तो ये देखिए डिपेंड हो गया, रिएक्शन या रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड कर रही है कि स्टेरिक हिंड्रेंस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है या नहीं है। अगर वो मॉलिक्यूल की रिएक्टिव साइट को ही ब्लॉक कर ले, यहां पर देखिए दोनों CH3 ग्रुप स्पेस में पास में है, इसका मतलब क्राउडिंग हो गई, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपेल करेंगे एक दूसरे को, और यहाँ पर ये जो एथेनॉल है ये इस एसिडिक ग्रुप तक पहुंच नहीं पाएगा और इसमें एस्टरिफिकेशन रिएक्शन नहीं होगी। तो इस तरह से स्टेरिक इफेक्ट की हेल्प से हम किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी, रिएक्टिविटी और डिफरेंट प्रॉपर्टीज की स्टडी कर सकते हैं। स्टेरिक इफेक्ट की वजह से मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज में, रिएक्टिविटी में और स्टेबिलिटी में चेंजेस आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।